अपन ने तरंग के कई गुण पढ़े, जिसके अंदर एक गुण अपन ने पढ़ा था जैसे कि व्यतिकरण। व्यतिकरण तरंग का ऐसा गुण है जो कि ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों में पाया जाता है। एक दूसरा तरंग का गुण और है, और वो है विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। ये भी ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों ही प्रकार के तरंगों में पाया जाता है। या यूं कह सकते हैं विवर्तन जो है तरंग का एक अभिलाषणी गुण है, उसका स्पेशल कैरेक्टर है, उसका अभिलाषणी गुण है। विवर्तन ही वो घटना होती है जो कि ये बताती है कि प्रकाश की तरंग का अपने पथ से क्या होता है, विचलन हो जाता है। तो अब देखिए विवर्तन है क्या, पहले थोड़ा सा अपन इसे समझ लें। देखिए जैसे ये मैंने मान लिया कि ये कोई द्वारक है, कोई द्वारक है, एपर्चर है, यहां पर ये कोई पर्दा है। एक बार फिर से बता दूं कि विवर्तन ध्वनि और प्रकाश दोनों में पाया जाता है, और अपन यहां ध्वनि और प्रकाश दोनों के विवर्तनों को कंपेयर भी करेंगे कि किसका विवर्तन दैनिक जीवन में आसानी से प्रक्षित होता है और किसका विवर्तन आसानी से प्रक्षित नहीं होता है, उसे अपन कारण सहित जानेंगे। देखिए जैसे अगर मैं प्रकाश के विवर्तन की बात करूं कि जैसे यहां पर ये ऐस कोई प्रकाश स्रोत है, इससे तरंगाग्र उत्पन्न होता है, तो ये समतल तरंगाग्र है। ये क्या है, कोई समतल तरंगाग्र है, प्लेन वेव फ्रंट है। समतल तरंगाग्र के लंबवत, हाइगेन का सिद्धांत में आप जानते हैं, पढ़ते हैं कि तरंगाग्र के लंबवत क्या होती है, उसकी किरणें होती हैं। तो देखिएगा इसके लंबवत अगर अपन किरणें लें तो देखिए जैसे एक किरण प्रकाश की यूं गई पर्दे के ऊपर, एक किरण ये गई पर्दे के ऊपर, एक किरण ये पर्दे के ऊपर, ये इस तरह से पर्दे के ऊपर ये क्या है, प्रकाश की किरणें अपन ने पहुंचा दी है। लेकिन प्रकाश क्या है, ये जो द्वारक था इसके जो तीक्ष्ण किनारे हैं इनसे मुड़ करके ऐसा चला गया, ये ऐसे चला गया। तो यहां अपन क्या देख रहे हैं, इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की ये जो घटना है यही वास्तव में क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा, यानी कि द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने की ये जो घटना है, एक्चुअली यही घटना क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। और इतना जो गैप आ गया, इतना जो ये मुड़ गया है, इतना ये जो भाग है इधर और इधर दोनों तरफ, इस भाग को कहा जाता है ज्यामितीय छाया। इसको अपन कहते हैं ज्यामितीय छाया या ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्यामितीय छाया या ज्योमेट्रिकल शैडो। अब अपन यहां प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश का किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना, प्रकाश का किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना और उसके ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण करना, ये ज्यामितीय छाया वाला भाग बन गया इतना, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ज्यामितीय छाया। और ज्यामितीय छाया में उसका अतिक्रमण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इस विवर्तन के खोजकर्ता साइंटिस्ट थे ग्रिमाल्डी, और इसकी सैद्धांतिक व्याख्या करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेनल। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल दें विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। विवर्तन या डिफ्रैक्शन जो कि तरंग का एक अभिलाक्षणिक गुण है। विवर्तन ही यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश तरंग के रूप में है। तो ध्यान रहे विवर्तन क्या है, तरंग का एक अभिलाक्षणिक गुण है। तो यहां मैं सबसे पहले देता हूं इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता थे इसके ग्रिमाल्डी, ये साइंटिस्ट नेम है भाई। और सैद्धांतिक व्याख्या करते हैं, सैद्धांतिक व्याख्याकर्ता, इसकी सैद्धांतिक व्याख्या की साइंटिस्ट फ्रेनल। ये थोड़ी सी अपन ने इसकी हिस्ट्री जान ली है। अब अपन इसको परिभाषित कर दें इन शब्दों को जोड़ते हुए। क्या कहा मैंने, किसी द्वारक या अवरोधक, देखो जिसके द्वारा विवर्तन होता है, फिर चाहे वो द्वारक हो या अवरोधक हो, उसे कहा जाता है विवर्तक। जिससे विवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं अपन, विवर्तक कहते हैं, जो कि द्वारक भी हो सकता है या ये हो सकता है अवरोधक। जिसके द्वारा विवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, विवर्तक। तो मैं क्या कह रहा हूं
किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक, या जिसे अपन कह रहे हैं विवर्तक, के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में उसके अतिक्रमण करने की घटना को ही क्या कहते हैं अपन? विवर्तन कहते हैं। तो देखिए अब डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं। किसी अपारदर्शी अवरोधक अवरोधक कह दें, ऑप्टिकल कह दें, किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक, यानी कि द्वारक जिसे अपन कह सकते हैं एपर्चर, किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक, एपर्चर, किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक, और इन्हीं को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? विवर्तक। किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक यानी कि विवर्तक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया यानी कि जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेडो। किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक यानी जिसे अपन क्या कहते हैं? विवर्तक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया यानी ज्योमेट्रिकल शेडो में प्रकाश तरंगों के ध्यान रहे, अभी तो अपन यहां इसे प्रकाश तरंग के रूप में लिख रहे हैं, अपन ध्वनि तरंग के रूप में भी इसे अपन जानेंगे इसके साथ साथ ही, क्योंकि ये दोनों का ही गुण है। और ज्यामितीय छाया में प्रकाश तरंगों के अतिक्रमण करने की घटना को प्रकाश तरंगों के अतिक्रमण करने की घटना को किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में प्रकाश तरंगों के अतिक्रमण करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन की घटनाओं क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो देखो यहां अपन ने विवर्तन के क्यों कह सकते हैं, प्रकाश विवर्तन की डेफिनेशन दे दी है। ज्यामितीय छाया अपन ने समझ ली है कि ज्योमेट्रिकल शैडो है क्या। देखो यहां अपने पास एक सिंपल डेफिनेशन अपन ले ली है कि इसी को अपन क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा इसको अपन देखें, अगर मान लिया मैंने पास कोई अवरोधक है, ये कोई एक वर्णीय है प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी अवरोधक रख दिया है, ये कोई अपारदर्शी, ये कोई पर्दा है अपने पास। अब देखिएगा प्रकाश की किरण इस प्रकार जानी चाहिए थी, यूं इस प्रकार यूं प्रकाश की किरण जाती। अब प्रकाश की किरण अगर इस प्रकार जा रही है लेकिन किनारों से मुड़ करके ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से चली जाती है। अगर ये प्रकाश की किरण किनारों से मुड़ करके इस प्रकार से अगर मूव कर जाती है तो ये घटना ही वास्तव में क्या है? प्रकाश का विवर्तन है। यहां पर ये क्या है? अपने पास अवरोधक है,
अवरोधक। ऑब्स्टेकल, ये मैंने इसे अवरोधक कह दिया। यहां हो सकता है द्वारक भी हो। अगर मान लिया यहां पर अपन कोई ले ले कि द्वारक है इस तरह से, ये मान लिया कि मैंने कोई एक द्वारक है अपने पास, देखिएगा अब यहां पर मेरे पास ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई पर्दा है। अब देखिएगा इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों को जाना ऐसे चाहिए था, ये इसके तीक्ष्ण किनारों से, ये इसको जाना चाहिए था, ये इसको जाना था किसी द्वारक से तीक्ष्ण किनारों से, लेकिन ये प्रकाश की किरण किनारों से मुड़ करके थोड़ी सी यूं चली गई। तो यही घटना वास्तव में क्या बन गई है, विवर्तन बन गई है। इस तरह से जाना ही ये क्या बन गया है, विवर्तन। यानी कि ये जो विवर्तन की घटना हुई है ये हुई है द्वारक से, एपर्चर से, और ये हुई है ऑब्स्टेकल से यानी कि अवरोधक से। तो यहां अपन ने क्या देखा कि किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में प्रकाश तरंगों के अतिक्रमण करने की घटना को क्या कहते हैं, अपन प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा अब इसके बारे में क्या क्या मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं कि विवर्तन प्रभाव प्रकाश तरंगों के सरल रेखा में संचरण की प्रकृति को, संचरण की प्रकृति के विचलन को दर्शाता है। या एक पॉइंट और लिख सकता हूं मैं कि विवर्तन तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि एक विशेष गुण है। जिस प्रकार व्यतिकरण था, विवर्तन तरंगों का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है। फिर मैं इसके लिए ये पॉइंट भी लिख सकता हूं कि विवर्तन प्रभाव प्रकाश तरंगों का, भी अपन मानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन विवर्तन में आपने क्या देखा, मुड़ गई है अपने पथ से, यानी कि उसके विचलन को दर्शा रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं विवर्तन प्रकाश तरंगों, विवर्तन प्रकाश तरंगों का सरल रेखा में, प्रकाश तरंगों का सरल रेखा में, विवर्तन प्रकाश तरंगों का सरल रेखा में संचरण प्रकृति, सरल रेखा में संचरण प्रकृति, विवर्तन प्रकाश तरंगों का सरल रेखा में संचरण प्रकृति के विचलन को दर्शाता है। सरल रेखा में संचरण प्रकृति, सरल रेखा में संचरण प्रकृति के विचलन को दर्शाता है। तो आपने क्या देखा कि विवर्तन तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, विवर्तन प्रकाश तरंगों का सरल रेखा में संचरण, संचरण जो प्रकृति है यानी सीधी रेखा में चलने की जो प्रकृति है के विचलन को क्या करता है, दर्शाता है। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश के तरंग स्वरूप की क्या करता है, पुष्टि करता है, यानी उसको दर्शाता है कि प्रकाश तरंग के रूप में है। तो ये कह सकते हैं प्रकाश का विवर्तन प्रकाश के प्रकाश के तरंग स्वरूप को सिद्ध करता है। देखिए प्रकाश का विवर्तन प्रकाश के तरंग स्वरूप को क्या करता है, सिद्ध करता है। तो यह तरंग स्वरूप क्या करता है, पुष्टि करता है। तो यहां अपन ने ये जान लिया कि विवर्तन है क्या। तो देखिए खोजकर्ता ग्रिमाल्डी सैद्धांतिक व्याख्या करता है फ्रेनल, दो साइंटिस्ट हैं,
किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में प्रकाश तरंगों के अतिक्रमण करने की घटना को क्या कहते हैं? अपन प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन तरंगों का अभिलाषणी गुण है। विवर्तन प्रकाश तरंगों का सरल रूप में संचरण प्रकृति के विचलन को दर्शाता है। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश के तरंग स्वरूप को सिद्ध करता है कि तरंग स्वरूप होता है। अवरोधक से अपन ने विवर्तन देख लिया है और किससे देख लिया है? द्वारक से। तरंग अपन ने अवरोधक और द्वारक दोनों से विवर्तन देख लिया है। अब अपन बात करेंगे तरंगों के विवर्तन हेतु आवश्यक शर्त क्या है। फिर चाहे वो प्रकाश की तरंग हो अथवा ध्वनि की तरंग हो, उसकी शर्त क्या है? एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपन इसका जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तरंगों के विवर्तन हेतु आवश्यक शर्त। तरंगों के विवर्तन हेतु इस शर्त के आधार पर ही अपन प्रकाश के विवर्तन और ध्वनि के विवर्तन को कंपेयर करेंगे। तरंगों के विवर्तन हेतु आवश्यक शर्त, क्या कंडीशंस इसके लिए अप्लाई हो सकती है? तो देखो एक ही महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया शर्त है कि विवर्तक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। विवर्तक यानी कि द्वारक या अवरोधक जिसे अपन विवर्तक कहते हैं, उसका आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये शर्त स्पेशली याद रखनी है आपको। विवर्तक का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी शर्त है कि विवर्तक का आकार जिसे अपन द्वारक या अवरोधक कह रहे हैं का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अब देखिए इसमें दो कंडीशंस अपने सामने आ सकती है। नंबर 1, पहली स्थिति आ सकती है कि द्वारक या अवरोधक का आकार अगर तरंग दैर्ध्य से छोटा है या उसके बराबर है तो क्या होगा? देखो नंबर 1 ए आकार को कह सकता हूं मैं, यहां पर मैं इस आकार को रिप्रेजेंट कर दूं भाई उसके को स्मॉल ए से, और तरंग दैर्ध्य को मैं रिप्रेजेंट कर दूं किससे? लैम्डा से। तो देखो नंबर 1, अगर a इज लेस देन या इक्वल लैम्डा हो, a का मान लैम्डा से कम हो या लैम्डा के क्या हो? बराबर हो, यानी आकार छोटा हो, तो देखिएगा इस स्थिति के अंदर क्या होता है। यहां अपन ने क्या देखा कि अपन द्वारक ले रहे हैं, द्वारक का आकार क्या ले रहे हैं? अपन छोटा ले रहे हैं। ये एक कोई अपन ने द्वारक ले लिया है, ये आप छोटे आकार का एक द्वारक ले लीजिए, ये लीजिए, इसका ये आकार मान लेते हैं अपन स्मॉल ए है। देखिएगा इस द्वारक पर यहां कोई समतल तरंगाग्र आपतित है, ये समतल तरंगाग्र के लंबवत क्या होंगी? इसकी किरण होंगी, ये किरण होगी। अब आप क्या देख रहे हैं, अगर ये द्वारक जब छोटा होता है तो यहां से अब जो तरंगाग्र होगा, जो निर्गत होगा जित्यक तरंगिकाओं के रूप में, और आपको पता है तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यही कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत का क्या करता है? कार्य। और यह छोटा आकार होने पर ये होंगे गोलीय तरंगाग्र के रूप में होगा, इस तरह से। ये अगर गोलीय तरंगाग्र है तो देखिएगा इसके लंबवत प्रकाश की किरणें होंगी,
एक ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि गोलीय रूप में होगा। और यदि अगर विवर्तक में अपन कह सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जब विवर्तक लैम्डा की कोटि का है तो निर्गत तरंगाग्र गोलीय होता है, और जिससे उसका फैलाव क्या होगा, ज्यादा होगा। फैलाव ज्यादा होगा तो उसका विवर्तन क्या होगा, आसानी से होगा। यानी कि जब भी आकार छोटा होगा तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित हो जाएगी, यानी कि विवर्तन हो जाएगा। आकार बड़ा होगा तो विवर्तन नहीं होगा। यही चीज मैंने यहां क्लियर करने की कोशिश करी है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि जब विवर्तक तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है, जब विवर्तक तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है तो निर्गत तरंगाग्र, तो निर्गत तरंगाग्र कह दें, या इसे आप कह सकते हैं वेव फ्रंट। तो निर्गत तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट, तो निर्गत तरंगाग्र गोलीय होता है। तो निर्गत तरंगाग्र गोलीय होता है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि गोलीय तरंगाग्र का फैलाव, गोलीय तरंगाग्र का फैलाव, गोलीय तरंगाग्र का फैलाव सभी दिशाओं में होता है, या यूं कह सकते हैं अधिक होता है। गोलीय तरंगाग्र गोलीय होता है, जिससे गोलीय तरंगाग्र का फैलाव क्या होता है, अधिक होता है। यह कह सकते हैं जिससे फैलाव अधिक होता है। निर्गत तरंगाग्र गोलीय होता है, जिससे यूं कह दो आप, जिससे फैलाव अधिक होता है। ये लिखना थोड़ा आसान रहेगा, जिससे फैलाव अधिक होता है। ये लीजिए, तो देखिए मैंने क्या लिखा, जब विवर्तक तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है तो निर्गत तरंगाग्र गोलीय होता है, जिससे फैलाव क्या होता है, अधिक होता है। और गोलीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में गति कर सकने के कारण, गोलीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में गति कर सकने के कारण, गोलीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में गति कर सकने के कारण विवर्तक के सामने रखे, गति कर सकने के कारण विवर्तक के सामने रखे विवर्तक के सामने रखे पर्दे पर गति कर सकने के कारण विवर्तक के सामने रखे पर्दे पर ज्यामितीय छाया, ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्यामितीय छाया या ज्योमेट्रिकल शैडो के कारण विवर्तक के सामने रखे पर्दे पर ज्यामितीय छाया यानी ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर भी तरंगे पहुंच जाती हैं, के अंदर भी तरंगे पहुंच जाती है। ये अपन ने देख लिया है। तो देखो, जब विवर्तक तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है तो निर्गत तरंगाग्र
गोलीय होता है जिससे फैलाव अधिक होता है। गोलीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में गति कर सकने के कारण विवर्तक के सामने रखे पर्दे पर ज्यामितीय छाया के अंदर भी तरंगें पहुंच जाती है। नंबर सेकंड केस, अगर इसमें उल्टा हो कि ए का मान बहुत बड़ा हो लैम्डा की तुलना में, यानी कि द्वारक का आकार बहुत बड़ा हो, यानी ए इज ग्रेटर देन क्या हो, लैम्डा हो, तो अगर ऐसी स्थिति है तो देखिए इसमें तो अपन ने देख लिया कि अगर द्वारक का आकार छोटा है लैम्डा की तुलना में तो विवर्तन आसानी से हो गया है, लेकिन अगर बड़ा हो तो विवर्तन होता है या नहीं होता है उसे अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिएगा यहां मैं ले लेता हूं या विवर्तक थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, ये इसका आकार मैंने ए ले लिया है। अब इसके ऊपर यहां कोई समतल तरंगाग्र आता है और ये तो आप जानते हैं तरंगाग्र के लंबवत क्या जाएंगी, किरणें। तो देखो तरंगाग्र के लंबवत अगर मैं किरण को भेजता हूं, ये देखो हाई गेन के अनुसार किरण तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो यहां क्या देखते हैं, जब द्वारक बहुत बड़े आकार का होता है, छोटे आकार का था, जब द्वारक बड़े आकार का होता है तो इससे निर्गत तरंगाग्र जो होता है वो भी समतल होता है और समतल तरंगाग्र का फैलाव क्या होता है, बहुत कम। ये इसके लंबवत क्या हो गई है, किरणें हो गई है। ये लीजिए यहां अपन ने इस प्रकार बना दिया। तो अपन कह सकते हैं कि जब विवर्तक की चौड़ाई या उसका आकार कह सकते हैं, जब विवर्तक की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य की तुलना में जब विवर्तक की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो इससे निर्गत तरंगाग्र समतल होता है, जबकि इसमें कैसा था, गोलीय हो तो इससे निर्गत तरंगाग्र कैसा होता है, समतल होता है, जिसकी एक निश्चित दिशा में गति सीमित हो जाती है, एक निश्चित दिशा में गति सीमित हो जाती है। तो आपने देखा यहां तो इसका फैलाव क्या होता है, ज्यादा, और यहां उसकी एक निश्चित दिशा में क्या होती है, गति सीमित हो जाती है। अगर गति सीमित हो गई तो तरंगे ज्यामितीय छाया के अंदर नहीं पहुंच पाती, यानी कि ज्योमेट्रिकल शैडो में नहीं जा पाती है, जिसकी एक निश्चित दिशा में गति सीमित हो जाती है। ये अपन लिख लिया है। और तरंगे ज्यामितीय छाया यानी कि ज्योमेट्रिकल शैडो में नहीं पहुंच पाती। और भैया देखो, अगर तरंगे ज्यामितीय छाया में अगर नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब विवर्तन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि तरंग के ज्यामितीय छाया में पहुंचने को ही अपन ने क्या कहा था, विवर्तन कहा था। सीमित हो जाती है और तरंगे ज्यामितीय छाया में नहीं पहुंच पाती है, जिससे तरंग का विवर्तन नहीं होता, जिससे तरंग का विवर्तन नहीं होता। यहां अपन ने देख लिया कि विवर्तन होने के लिए
जो द्वारा के अवरोधक है उसका आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना आवश्यक है। अगर उसके आसपास का है तो विवर्तन हो जाएगा, क्योंकि तरंगाग्र ऐसी स्थिति में गोलीय होगा, और अगर बड़ा है तो तरंगाग्र समतल होगा, जिसका विवर्तन आसानी से नहीं होगा। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसके बाद पढ़ते हैं ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन की अपन तुलना करेंगे। आपने केवल महसूस किया होगा कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, बाहर अगर किसी वाहन की हॉर्न की जो आवाज़ है वो अपन को सुनाई दे जाती है, लेकिन वाहन दिखाई नहीं दे रहा। साइड के रूम के अंदर टेलीविज़न सेट चल रहा है, तो वहाँ जो भी प्रोग्राम टीवी पर आ रहे हैं उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे जाती है, परंतु उसमें चल रहे चित्र आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दैनिक जीवन में ध्वनि का जो विवर्तन है वो तो आसानी से प्रक्षित हो रहा है, अर्थात ध्वनि की तरंगें आसानी से मुड़ करके आपके पास आ गई है, लेकिन प्रकाश की तरंगों का विवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण अपन देखें कि जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है लगभग 10⁻⁷ मीटर, जबकि ध्वनि की होती है लगभग 1 मीटर की। तो अगर 1 मीटर की है तो 1 मीटर के साइज का मतलब है लगभग 10 मीटर तक का द्वारक उपलब्ध हो जाना। 10 गुना अपन ले सकते हैं। तो दैनिक जीवन में 10 मीटर तक के द्वारक तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन 10⁻⁷ मीटर इतना छोटा द्वारक, या यूं कह सकते हैं इतना छोटा विवर्तक अपन को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी कारण से दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रक्षित होता है, परंतु प्रकाश तरंगों का नहीं। इसी पॉइंट को अपन समझेंगे। एक बार आप इसे पहले नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। तो नेक्स्ट जो अपन इसी में जानेंगे वो जानेंगे ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन की तुलना, उनको अपन कंपेयर करेंगे। एक बार आप इसे नोट करें। देखो, ये तो अपन ने सीख ही लिया है कि अगर विवर्तक का आकार बड़ा है तो उससे विवर्तन नहीं होगा, और अगर आकार छोटा है तो ही उससे विवर्तन होगा। तो यही इसी चीज को अपन ध्वनि और प्रकाश के रूप में लेंगे, ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन की तुलना। ध्वनि वे प्रकाश के विवर्तन की तुलना, इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, ध्वनि के विवर्तन और प्रकाश के विवर्तन को। तो देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको बताया था कि विवर्तन होने के लिए विवर्तक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अब देखें, अपन ध्वनि और प्रकाश की बात करें। ध्वनि तरंगों की अगर तरंग दैर्ध्य की, मैंने अभी भी बताया था आपको कि 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि लगभग 1 मीटर होती है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य। अगर 1 मीटर अगर ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है तो इसका मतलब 10 मीटर तक का अपन को द्वारा की अवरोधक मिल सकता है, लेकिन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तो बहुत छोटी होती है, इसलिए दैनिक जीवन के अंदर ध्वनि का विवर्तन प्रक्षित होता है, न कि प्रकाश का। तो अपन कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगों की वायु में तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंगों की वायु में तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंगों की वायु में तरंग दैर्ध्य 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। की कोटि की होती है। ध्वनि तरंगों की वायु में तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर कोटि की होती है, यानी 1 मीटर कह सकते हैं। इस प्रकार 1 मीटर एक मीटर तरंग दैर्ध्य की, इस प्रकार 1 मीटर तरंग दैर्ध्य की ध्वनि के लिए, तरंग दैर्ध्य की
की ध्वनि के लिए, इस प्रकार 1 मीटर तरंगदैर्घ्य की ध्वनि के लिए, विवर्तक की कोटि 10 मीटर तक हो सकती है, के लिए विवर्तक की कोटि 10 मीटर तक हो सकती है। ये लीजिए, यानी कि ध्वनि के लिए विवर्तक की कोटि कितनी मीटर तक हो सकती है? 10 मीटर तक हो सकती है। इसी कारण दैनिक जीवन में, और इतने आकार का आसानी से मिल जाता है, यही कारण है कि दैनिक जीवन में ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। दैनिक जीवन में ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। यही कारण है कि दैनिक जीवन में ध्वनि का विवर्तन अपन को क्या होता है? आसानी से प्रेक्षित होता है। अब अपन बात कर लें प्रकाश की। इसके साथ साथ है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। कितनी? 10⁻⁷, यही मैंने कहा। तो देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, बहुत छोटी कह सकता हूं मैं, लगभग 10⁻⁷ मीटर की कोटि की, 10⁻⁷ मीटर की कोटि की। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी, लगभग 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। इसी कारण दैनिक जीवन में, ये कह सकते हैं, इसलिए सामान्यतः विवर्तक इन तरंगों की लैम्डा की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। यूं कह सकते हैं, बहुत छोटी होती है। तो ये मैंने लिखा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, यानी कि लगभग 10⁻⁷ मीटर की होती है। प्राय विवर्तक, जिनसे विवर्तन होना है, प्राय विवर्तक जिनसे इनका विवर्तक होगा, इसकी तुलना में क्या हो गया? इन तरंगों की लैम्डा की तुलना में बहुत ही बड़े होते हैं। प्राय विवर्तक इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। और अभी देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने जाना है कि जब विवर्तक का आकार बड़ा होता है, तो उसे तरंगाग्र कैसा निकलेगा? समतल। और समतल तरंगाग्र फैलाव नहीं होता, वो ज्यामितीय छाया में जा नहीं पाता, जिसके कारण उनका विवर्तन प्रक्षिप्त नहीं हो पाता। तो मैंने क्या कहा? प्राय विवर्तक इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। इसी कारण दैनिक जीवन में प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं हो पाता, बहुत बड़े होते हैं। यही कारण है कि दैनिक जीवन में प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं हो पाता। ये लो, यहां अपन ने ध्वनि और प्रकाश के विवर्तनों क्या कर लिया है? कंपेयर कर लिया है, कारण जान लिया। अब देखो, अब इसमें एक अपन क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, यही कारण है कि साइड के रूम में अगर कोई टेलीविजन सेट चल रहा है तो उसकी तस्वीरें या चित्र अपन को दिखाई नहीं देंगे, परंतु उसकी आवाज अपन को सुनाई दे जाएगी। तो यहां मैं कह सकता हूं, यही कारण है कि, ये कह सकते हैं, इसीलिए
नहीं हो पाता है। इसलिए देखिए, तो यहां पर लिख दें नहीं हो पाता है, इसलिए एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति, इसलिए एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति, इसलिए एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे कमरे में चल रहे, एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे कमरे में चल रहे टेलीविजन, इसलिए एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे कमरे में चल रहे टेलीविजन से आती, दूसरे कमरे में चल रहे टेलीविजन से आती ध्वनि को, तो एक कमरे में बैठा व्यक्ति दूसरे कमरे में चल रहे टेलीविजन से आती ध्वनि को तो सुन सकता है, ध्वनि को तो सुन सकता है, परंतु प्रसारित चित्रों को नहीं देख सकता। परंतु प्रसारित चित्रों को नहीं देख सकता। आगे क्लियर ये? तो ये किसके कारण संभव हुआ? विवर्तन। क्योंकि ध्वनि का विवर्तन तो अपन ने देखा आसानी से प्रक्षिप्त हो रहा है, लेकिन प्रकाश का विवर्तन इतनी आसानी से प्रक्षिप्त नहीं हो पाता है। तो देखिए, ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन को अपन ने कंपेयर किया है। ध्वनि तरंगों की वायु में तरंग दैर्ध्य 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। इस प्रकार 1 मीटर तरंग दैर्ध्य की ध्वनि के लिए, यानी कि 1 मीटर मान ले अपन 100 सेंटीमीटर को, कि ध्वनि के लिए विवर्तक की कोटि 10 मीटर तक हो सकती है, 10 गुना पर ले सकते हैं। यही कारण है कि दैनिक जीवन में ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रक्षिप्त होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी, यानी लगभग 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। अगर इसको मैं 10 गुना भी करता हूं तो 10⁻⁶ हो जाएगी, तो भी बहुत छोटा है मान, बहुत छोटी होती है। प्राय विवर्तक इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी है। यही कारण है कि दैनिक जीवन में प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रक्षिप्त नहीं हो पाता। इसलिए एक कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे कमरे में चल रहे टेलीविजन से आती ध्वनि को तो सुन सकता है, परंतु प्रसारित चित्रों को नहीं देख सकता। अब 2 पॉइंट और अपन जान रहे हैं। अल्ट्रा जो साउंड होती है, अल्ट्रासाउंड है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी अपन को पता है कि पराश्रव्य ध्वनि जिसे अपन कहते हैं 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की इसकी आवृत्ति होती है, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति बहुत ज्यादा है, 20 किलोहर्ट्ज है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इसकी छोटी होती है। अब छोटी तरंग दैर्ध्य है, यही कारण है कि पराध्वनि तरंगों का भी आसानी से विवर्तन प्रक्षिप्त नहीं होता, जबकि है वो ध्वनि, जबकि वो क्या है? ध्वनि। लेकिन रेडियो तरंगे हैं, इनका विवर्तन हो सकता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ज्यादा। अपन ने पढ़ लिया था, याद कीजिए, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के 7 भाग थे, GX UV IMR, इस क्रम से याद रखते थे, जिसके अंदर से G यानी गामा रेज, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी थी, और लास्ट में R यानी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या थी? सबसे अधिक थी। तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसीलिए रेडियो तरंगों का जो विवर्तन है वो इमारतों से और छोटी पहाड़ियों से हो जाता है। इसी कारण से अपन रेडियो के प्रोग्राम सुन पाते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर उन पॉइंट को और अपन नोट करते हैं पराध्वनि और रेडियो तरंग से संबंधित। देखिए, यहां पर इसको हम नोट लगा के लिख लेते हैं। नोट में पहला पॉइंट अपन कह सकते हैं कि पराश्रव्य तरंगों या पराध्वनि तरंगे भी कह सकते हैं, पराश्रव्य तरंगों या पराध्वनि कह दें। पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ध्यान रखना, सोनिक वेव्स यानी कि श्रव्य तरंगे 20 से 20 किलोहर्ट्ज,
20 हर्ट्ज से कम की अवस्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक, और 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य। तो मैंने क्या लिखा, पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है ध्वनि, जबकि का भी विवर्तन प्रक्षेपित नहीं होता। पराश्रव्य तरंगों का भी विवर्तन प्रक्षेपित नहीं होता क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य का मान 1 सेंटीमीटर से कम होता है, क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य का मान 1 सेंटीमीटर से कम होता है। अब 1 सेंटीमीटर से कम होता है तो इसका मतलब इतना छोटा द्वारक या अवरोधक यानी कि विवर्तक मिल पाना आसान नहीं होता है। तो ये मैंने कहा क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य का मान 1 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है, जबकि साधारण अवरोधक या द्वारक, जबकि साधारण अवरोधक का आकार भी कह सकते हैं, जबकि साधारण अवरोधक का आकार इनकी तुलना में काफी बड़ा होता है, इनकी तुलना में काफी बड़ा होता है। ये लो, पहला नोट का अपने पहला पॉइंट कर दिया है नोट का। दूसरा पॉइंट अपन नोट में क्या देखेंगे, तो अपन ने क्या देखा नोट में कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं इनका भी आसानी से विवर्तन नहीं होता है। दूसरा अपन पॉइंट देख लेंगे रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स का विवर्तन हो जाता है, क्यों देखो, तो अपन कह सकते हैं रेडियो तरंगों या कह सकते हैं रेडियो वेव्स की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, बहुत अधिक होती है। लगभग कितनी होती है, देखो ये अगर मैं कहूं कि शॉर्ट वेव्स हैं, मीडियम वेव्स हैं, अगर रेडियो तरंगें शॉर्ट वेव्स के रूप में हैं तो शॉर्ट वेव्स की होती है लगभग 2.5 मीटर। और अगर बात कर दी जाए कि मीडियम वेव्स है, मध्यम प्रकार की है, तो इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है 250 मीटर तक होती है। तो आप देखो इनकी तरंगदैर्ध्य कितनी बड़ी हो गई, 250 मीटर तक हो गई। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है। इस आकार के तो आपको आसानी से अवरोधक मिल जाएंगे 2.5 मीटर से लेकर के 250 मीटर। देखा ना, शॉर्ट वेव्स के लिए होती है 2.5 मीटर और मीडियम वेव्स की होती है 250 मीटर। तो यही मैंने कहा कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका विवर्तन बड़ी इमारतों छोटी पहाड़ियों से भी संभव है। छोटी पहाड़ियों से भी इनका विवर्तन आसानी से हो जाता है, क्योंकि इनकी लैम्डा बहुत बड़ी है, 10 गुना तक अपन ले सकते हैं लैम्डा का, कि पहाड़ियों से भी क्या है, संभव है। यही कारण है कि ये तरंगे सुगमता से या आसानी से
ये तरंगे सुगमता से, यही कारण है कि ये तरंगे सुगमता से विभिन्न रेडियो अभिग्राही तक, सुगमता से विभिन्न रेडियो अभिग्राही यानी रेडियो रिसीवर कह सकते हैं, विभिन्न रेडियो अभिग्राही तक, रिसीवर तक पहुंच जाती है। देखिए यहां अपन ने विवर्तन वाला पॉइंट कंप्लीट किया है। तो ध्यान रहे नोट के अंदर मैंने 2 पॉइंट बता दिए हैं कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन और प्रकाश का विवर्तन दोनों को अपन ने कंपेयर कर लिया है, इनकी शर्तें अपन ने लिख ली है। नोट में पहला पॉइंट भी लिख लिया है कि पराश्रव्य तरंगों का भी विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य का मान 1 सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि साधारण अवरोधक का आकार इनकी तुलना में काफी बड़ा होता है। दूसरा देखिएगा रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका विवर्तन बड़ी इमारतों, छोटी पहाड़ियों से भी संभव है। यही कारण है कि ये तरंगे सुगमता से विभिन्न रेडियो अभिग्राही तक पहुंच जाती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।